हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एमएलटी का वीक 1 डिस्कस करेंगे। आज का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसमें हम देखेंगे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग को। देन हम रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, देन पीसीए और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पहले मशीन लर्निंग से शुरू करते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? ऑथर सैमुअल ने 1959 में ये डेफिनेशन दी थी मशीन लर्निंग के लिए। द सब फील्ड ऑफ अ कंप्यूटर साइंस दैट गिव्स द कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। बिना प्रोग्राम किए एक मशीन, एक कंप्यूटर को एबिलिटी देता है लर्न करने के लिए, यानी पैटर्न इन द डेटा को समझने के लिए, उसे हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड replicate the same in the future। ना ये एक और एडवांस डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की, इसको भी देखते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ द टास्क टी एंड परफॉर्म द मेजर पी इफ द परफॉर्मेंस एट द टास्क टी एज मेजर्ड बाय पी इम्प्रूव्स विद द एक्सपीरियंस ई। तो बहुत ही सिंपल है, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे टास्क टी का मतलब है क्लासिफाइंग एन ईमेल इनटू स्पैम और हार। तो बेसिकली टास्क क्या दिया है हमने उस कंप्यूटर मशीन को लर्न करने के लिए, किया वो ईमेल स्पैम है या फिर नहीं है। ना एक्सपीरियंस क्या है? वॉचिंग योर लेबल्स फॉर द ईमेल्स। एक्सपीरियंस, जैसे हमारे पास कोई ईमेल आता है तो हम उसको स्पैम में डाल देते हैं, या तो प्रमोशन वाले में डाल देते हैं, या तो नॉर्मल ईमेल रखते हैं। जो मशीन हमारे एक्सपीरियंस से उसको लर्न करता है कि हमने इस टाइप के ईमेल को स्पैम में डाला, इस टाइप को नहीं डाला। Now performance P, the number of email correctly classified by the machine। फिर परफॉर्मेंस है मशीन की, P वो डिनोट करता है मशीन ने क्या परफॉर्मेंस किया। ना मोटिवेशन क्या है? मशीन लर्निंग सीखने का मोटिवेशन ये है क्योंकि यहाँ से एलेक्सा निकला है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड निकला है, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं हम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की एज में। एंड ऑटोनोमस व्हीकल तो हमें पता है, जैसे टेस्ला वगैरह, उसमें मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। Now why machine learning is famous these days? मशीन लर्निंग इतना फेमस क्यों है? एआई के जनरेशन में तो बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एडवांस प्रोसेसर एंड डेटा इज अ न्यू ऑयल नाउ। So companies has a lot of data and it processes this data through advanced processor from which we get valuable insights which improves the business performance. That's why data is new oil and machine learning is a part of it. Now machine learning 4 तरह की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ना टाइप ऑफ एमएल स्टाइल। फर्स्ट है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग को देखते हैं। सुपरवाइज्ड का मतलब ही है सुपरवाइजर। द हिस्टोरिकल डेटा एक्ट्स एज सुपरवाइजर। यहाँ पे हिस्ट्री का डेटा, हमारे पास पास्ट का डेटा होता है, उससे सीखता है मशीन। इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। एरिया ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स एंड प्राइस ऑफ हाउस। एरिया क्या है? 1100 है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। ये हमने हिस्टोरिकल डेटा से बेस लिया कि पास्ट 1 ईयर में ये था, इस एरिया ये है हाउस का, तो नंबर ऑफ रूम ये थे और प्राइस कितना था? 3 करोड़ था पास्ट, मतलब 2024 में मान लो। ये पास्ट डेटा है ना। अगर हम मशीन को नया डेटा देते हैं, जैसे 1150 हमने एरिया दे दिया, नंबर ऑफ रूम 2 है, अब इसका प्राइस बताओ, तो पास्ट डेटा से सीख के बताएगा कि इसका प्राइस 3.2 करोड़ होना चाहिए। द न्यू डेटा प्रेडिक्शन यहाँ से होगा हमारा ना। सुपरवाइज में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ एरिया ऑफ हाउस एंड नंबर ऑफ रूम्स, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर्स है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्राइस ऑफ द हाउस डिपेंडेंट है किस पे? प्राइस क्या है घर का, वो डिपेंड होगा कि एरिया कितना है घर का, रूम्स कितने हैं, वो मेट्रो से एयरपोर्ट से कितना पास है, उस पर डिपेंड होगा हमारा प्राइस ऑफ द हाउस। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम टारगेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं। और आउटकम्स। Now ML style where dependent variable y is present, उसको हम supervised learning बोलते हैं। जहां पे भी आपको y वेरिएबल मिलेगा वो supervised learning से लिंक्ड है ना। हिस्टोरिकल डेटा होगा तो सुपरवाइज लर्निंग होगा, y इक्वल टू fx, और कोई भी फंक्शन में उसे पुट करेंगे तो हमें वो दे देगा। तो पास्ट डेटा से पैटर्न निकाल के वो सेम पैटर्न नए डेटा पे लगाएगा फॉर्मूले में, और हमें उस जो न्यू डेटा है उसका प्राइस मिल जाएगा।
ना सुपरवाइज लर्निंग भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन का यानी जहाँ पे बाय कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और जहाँ पे बाय डिस्क्रीट वेरिएबल है उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन हमने स्टैटिस्टिक्स 1 में भी पढ़ा है, जहाँ पे मेल फीमेल पास फेल ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, और प्राइस ऑफ अ हाउस जो कि कॉन्टिन्यूस है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं क्लासिफिकेशन का। तो नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज, तो नंबर ऑफ कितने घंटे हमने पढ़ा, मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरनल एग्जाम और पास और फेल। इंटरनल एग्जाम में हमें कितने मार्क्स मिले हैं और पास और फेल, और इस पास को हम 1 दिखा रहे हैं और फेल को 0 से डिनोट कर रहे हैं। सो पास फेल, इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन होता है। नाउ क्लासिफिकेशन में भी दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है, बाइनरी जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो, पास फेल मेल फीमेल, और मल्टी क्लास जहाँ पे 0 1 2 मतलब 2 से ज्यादा हो, उसे मल्टी क्लास बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा यूज्ड कॉन्सेप्ट है ये रियल वर्ल्ड में। तो नो सुपरविजन, सो सुपरवाइज में क्या था, एक सुपरवाइजर था, इसमें नो सुपरविजन नो बाय, यहाँ पे बाय प्रेजेंट ही नहीं होता, नो हिस्टोरिकल डेटा। So basically supervised learning का काम ही होता है, कैन यू फाइंड द सिमिलर ग्रुप्स इन द डेटा। सो सिमिलर ग्रुप्स इन द डेटा जहाँ पे क्लस्टरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो ये एक्सपेंडिचर है इन 1000 और सैलरी इन लैक्स। तो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, अब 20 लाख सैलरी है किसी की, उसका एक्सपेंडिचर इतना है 5000, इसकी 30 लाख, फिर इसका एक्सपेंडिचर, ये सब हमने टेबल बना रखा है ना। एक ग्राफ से हम विजुअली समझते हैं इसको। तो एक्स एक्सेस पे है हमारा सैलरी और वाई पे है हमारा एक्सपेंडिचर। एक कस्टमर सेगमेंटेशन का ग्राफ है, बहुत ही सिंपल है, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे ये क्लस्टर, ये पार्ट ऑफ क्लस्टर ये शो कर रहा है जिसकी लो सैलरी है और लो एक्सपेंडिचर है, वो इस एरिया में आते हैं। जिनकी लो सैलरी और हाई एक्सपेंडिचर है, यानी सैलरी कम है पर खर्च ज्यादा करते हैं, वो इस जगह पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हाई सैलरी है हाई एक्सपेंडिचर है, और ये लोग हैं जिनकी हाई सैलरी तो है पर कम स्पेंड करते हैं, लेस एक्सपेंडिचर है, उनको हम 20% डिस्काउंट देंगे ताकि वो और ज्यादा खरीदें। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो इससे हमें पैटर्न पता चला हमारे डेटा का कि ये लोग हैं जिनके पास पैसा तो है पर वो एक्सपेंडिचर कम करते हैं, तो इनको अगर हम 20% डिस्काउंट देंगे क्लस्टरिंग का यूज करके, सो फॉर टारगेटेड ऑडियंस हमें पता चल जाएगा ताकि वो और एक्सपेंडिचर करें। सिंपल। तो इस तरह से अनसुपरवाइज लर्निंग का काम आता है रियल वर्ल्ड में। ना इसमें नो वाई है और नो हिस्टोरिकल डेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये कभी कभी यूज होता है पर शायद आने वाले टाइम में ये ज्यादा यूज हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा, जहां पे दोनों चीजें होंगी उसे सेमी सुपरवाइज बोलेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम का देख लेते हैं। ऑल द कस्टमर्स आर ग्रुप डिवाइडेड इनटू रीजन, और ये अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया। बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंस दे विल बी गिवन सम सजेशन, ये सुपरवाइज लर्निंग हो गया। नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। So, इस लर्निंग में इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा रोल होता है। सो दिस लर्निंग इज कंसर्न विद द हाउ इंटेलिजेंट एजेंट्स टेक्स अ एक्शन इन एन एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज द अवॉर्ड। ना अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे, जो कि है पीसीए। मैं आपको एकदम चंक्स में समझाऊंगी इसको आसानी से। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनना। सो पीसीए हेल्प्स टू रिड्यूस द डायमेंशन। सो एक डेटा सेट है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा सेट है, जो रियल वर्ल्ड में डेटा सेट्स यूज होते हैं, वो कितने करोड़ रोज होती है, उनमें कितने कॉलम्स होते हैं। सो इतने बड़े डेटा सेट को स्टोर करने के लिए उनको पैसे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगी, ज्यादा बिट्स चाहिए होंगे कंप्यूटर में। सो इसलिए हम पीसी यूज करते हैं ताकि उस डेटा सेट को हम कंप्रेस कर सके, उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर सके। नाउ डजंट हेल्प यू इन फीचर सिलेक्शन, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, पीसी फीचर सिलेक्शन में यूज नहीं होता। फीचर सिलेक्शन का मतलब हमें कौन सा कॉलम रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, उसको हम फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। Now help in making generating new 2 features out of 10 features altogether. यानी अगर हम मान ले, तो अगर हमारे पास डेट का कॉलम है हमारे पास, और हमें उसे सिंप्लीफाइड करके डेट को अलग से निकालना है, जैसे मंथ हमें चाहिए, फिर वो ईयर उसको तोड़ना है अलग अलग, तो इसलिए तो इस तरह से हमने एक फीचर के 2 फीचर बना लिए होता है। Now secondly, basically PCA is a dimension reduction technique. So basically PCA क्या है, डायमेंशन
कम करने वाली टेक्निक है। तो एक ग्राफ देखते हैं हम यहाँ पे, ये ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हेयर कलर है और यहाँ पे वाई एक्सेस पे एच यानी हाइट है। तो यहाँ पे हाइट है और हमारा हेयर कलर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आप कौन सा फीचर, ये F1 फीचर 1 डिनोट कर रहा है, F2 फीचर 2 डिनोट कर रहा है, आप कौन सा फीचर रखोगे और कौन सा नहीं रखोगे। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा रखना चाहिए कौन सा नहीं। सो वी विल एक्सक्लूड F1। सो हम F1 को एक्सक्लूड कर देंगे, इसको नहीं रखेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे, हेयर कलर को हटा देंगे और हाइट को कंसिडर करेंगे। वाई? बिकॉज द वेरियंस स्प्रेडनेस इज लेस देन F2। तो F2 का स्प्रेडनेस वेरियंस देखो कितना ज्यादा है और F1 ने कितना स्प्रेडनेस वेरियंस कितना लिया है, थोड़ा सा लिया है। सो इसको हटा भी देंगे तो हमारे जो एनालिसिस है उस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम F1 को हटा देंगे, F2 को रखेंगे। Therefore, we will keep only those direction where variance is maximum. Now next पे बढ़ते हैं। अब कुछ questions देखते हैं। What is PC? So PC is a dimensionality reduction technique that performs high dimensional data into a lower dimensional form while preserving as much variance information as possible. तो हमें डायमेंशन रिड्यूस तो करना है डेटा सेट का, पर उसका एसेंस नहीं खोना है, उसको हमें प्रिजर्व रखना है। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय प्रोजेक्टिंग डेटा इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एंड द डायरेक्शन वेयर द डेटा वैरीज द मोस्ट। इसको हम आगे देखेंगे, पर अब भी आप टेक्निकल डेफिनेशन देख लो। इसकी एक एनालॉजी है, इमेजिन यू ड्रॉ अ बंच ऑफ पॉइंट्स इन 3D बट यू वांट टू मेक अ 2D फोटो ऑफ देम। Now PCA is like finding the best camera angle that shows the most details of that 3D in a 2D photo. Now why it is used? हम PCA use क्यों करते हैं? To simplify the data without losing the important pattern in that data. To visualize high dimensional data, visualization के लिए भी use करते हैं ताकि हम data को समझ सके। To remove noises, speed up machine learning algorithm to reduce feature count. Feature count को reduce करना यानी कॉलम बहुत सारे, अगर मान लो किसी डेटा सेट में 100 कॉलम्स ही हैं तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे समझेंगे। तो हम फीचर्स हटाते हैं, जैसे 100 है तो उससे 50 पे आता है ताकि मशीन लर्निंग भी एल्गोरिदम भी आराम से काम कर सके उस पर। ना यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया F1 फीचर 1 और फीचर 2। तो फीचर 1 का स्प्रेडनेस है ये ऑरेंज लाइन और फीचर 2 का स्प्रेडनेस क्या है, ये F2 ग्रीन लाइन। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का बराबर ही है स्प्रेडनेस, यानी वेरिएंस दोनों का सेम है। तो हमें वेरिएंस किसका लेना होता है, जिसका मैक्सिमम हो। सो हम एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम W। तो मान लो ये जो रेड लाइन है, ये रेड एरो है, हमने एक नई लाइन ड्रॉ की W1 जिसका स्प्रेडनेस F1 और F2 दोनों से ज्यादा है। ये जो एक्स एक्स है ये हमारे डेटा पॉइंट्स है जो इस तरह से लाई कर रहे हैं। So therefore spreadness variance for both F1 and F2 are same, cannot exclude anyone. So F1 और F2 का दोनों का spreadness same है तो दोनों में से किसी को exclude नहीं कर सकते। But if we look for direction W1, so ये red line W1 को represent कर रही है। अगर हम एक नई direction बनाए W1, so in the direction of W you can see that the variance spreadness is maximum. So जो ये red line है इसकी spreadness F1 और F2 यानी इन दोनों के variance से ज्यादा है इस red line की spreadness variance, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कितना ज्यादा कवर कर रहा है जो डेटा, यहाँ पे देखो ये कितना ज्यादा कवर कर रहा है यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं, किनके मुकाबले F1 सिर्फ यहीं तक कवर कर रहा है और F2 सिर्फ यहीं तक कवर कर रहा है। और ये रेड लाइन कहाँ तक कवर कर रही है, पूरा डेटा को कवर कर रहा है, यानी स्प्रेडनेस इस रेड लाइन में ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है। सो द डायरेक्शन, so I can just keep the direction W1 and exclude F1 and F2. So अब मुझे फीचर 1 फीचर 2 नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक नया मैंने बना लिया फीचर 1 फीचर 2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे और मैंने एक नया बना लिया W जो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे डेटा को। So I'm going from 2D to 1D. So PCA mostly does this only, that is keep the direction where variance is maximum. So PCA का काम यही है, वो डायरेक्शन लो जहाँ पे वेरिएंस मैक्सिमम है उसको रखो, बाकी सबको एक्सक्लूड कर दो। Now next क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, where does this fit in a bigger picture? So this PCA belongs to us. So this PCA technique belongs to unsupervised learning, often a processing step where classification or clustering is done. Now common
So this is process is commonly used in EDA यानी exploratory data analysis, image compression, gene expression analysis. So ये real world का example है कहाँ कहाँ पे आपको PCA use करना पड़ेगा. जहाँ पे भी बड़ा डेटा सेट है उसको कंप्रेस करने के लिए आपको पीसीए यूज करना पड़ेगा. सो रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है पीसीए के? फेस रिकॉग्निशन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड जीनोमिक्स. तो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ पीसीए? अब पीसीए की लिमिट्स क्या है? पीसीए ओनली कैप्चर्स लीनियर पैटर्न्स. नॉन लीनियर पैटर्न के लिए हम रिप्रेजेंटेशन लर्निंग को अभी देखने वाले हैं. तो पीसीए कैप्चर्स ओनली लीनियर पैटर्न and sometimes PCs यानी principal components can be hard to interpret. So it doesn't work on a non-linear manifold यानी curved data पे अच्छे से काम नहीं करता है. Now हम अपने next topic पे बढ़ते हैं जो कि है representation learning. ये भी मैं आपको आसानी से समझाऊंगी. तो representation learning में मान लो आपके पास huge data है. Huge का मतलब बहुत ज्यादा ही data है आपके पास and you want to somehow compress that data और आप उसको कम करना चाहते हो. तो क्वेश्चन है कि हम क्यों कम करना चाहते हैं? बिकॉज बाय स्टोरिंग लार्ज डेटा सेट इट विल टेक ह्यूज बिट यानी ह्यूज मनी लेगा, इसलिए हम इसको कंप्रेस करना चाहते हैं. सो while compressing we have to keep in mind that it should represent also the essence of those data cells should not be lost. So वो data cells का जो essence है वो lost नहीं होना चाहिए, उसको रखते हुए हमें उसे reduce करना है डेटा को. Example, if you want to compress a 10-hour cricket match into 1 hour highlight, the compressed part should represent the 10-hour match, right? You cannot just show 1 or 2 balls and then tell it is the representation of the 10-hour match. तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इनपुट है ये, इनपुट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को इस तरह से. ये F1, F2 फीचर्स. ना मान लो आपके एक ग्राफ दिया, एक लाइन है और ये लीनियर ग्राफ है. यहाँ पे ध्यान से देखो और जो पॉइंट्स है ये 3 यहाँ पे मैट्रिक्स है 3 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 4 1 2 और ये 0 0. सो डेटा लाइंस ऑन द डेटा लाइनिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, ईच डेटा इज 2 बिट सो द टोटल इज 8 बिट. ये जो एक डेटा पॉइंट है वो कितना स्टोर कर रहा है? 2 बिट स्टोर कर रहा है. तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से स्टोरेज सिस्टम होता है. सो ये 2 बिट है, इसमें 2 है तो कितने हो गए? 8 बिट्स हो गए. What can be the representation for this case? What can be the coefficient? तो coefficient और representation क्या हो सकता है इस केस में? So basically यहाँ पे representation इस पूरे डेटा को क्या represent कर सकता है? Represent 1/2 को हम representative ले सकते हैं और coefficient हमारे 0 1 2 3 हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर 0 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो 1 और 2 से तो आपको 0,0 मिल जाएगा. सिमिलरली 1 को आप मल्टीप्लाई करो 1 और 2 से तो आपको ये मिल जाएगा. देन 2 को दिस करो तो आपको ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सब हमारे कोफिशिएंट. तो अब देखो हमने रिड्यूस किया कि नहीं डेटा को. यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव में कितने बिट्स है? 2 बिट स्टोर हो रहे हैं और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 बिट यानी 6 बिट. हमने 8 बिट से 6 बिट आ गए. तो ये आपको छोटा लग रहा होगा पर जब बहुत ज्यादा बिट्स होते हैं तो काफी कंपनी के पैसे सेव होते हैं इसमें. Now, what is this? So, representation learning is a method where the model automatically learns useful feature or representation from a raw data, like image, text, audio, instead of manually defining them. So, it is like teaching a model to find the right lens to look at raw data, so prediction become easier and better. So, मुझे कब पता चलेगा कब मुझे representation learning use करना है? So when we are dealing with raw and high dimensional और complex data है बहुत, यानी नॉन लीनियर डेटा है. कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब वही कि नॉन लीनियर डेटा हर जगह स्कैटर हो रखा है. सो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? सो उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन लर्निंग लेंगे. सो व्हेन हार्ड क्राफ्टेड फीचर डोंट परफॉर्म वेल और aren't possible, hand crafted features don't perform well. Now why it is used? Because raw data is often too complex or high dimensional for traditional models. Instead of manually selecting features like for cat image को पहचानने के लिए भी यूज होता है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग CNN के लिए. सो हैज whiskers for cats, the model learns those features itself. तो मॉडल वो अपने आप ही लर्न कर लेगा. जो कैट है उसको उसके पास whiskers है, डॉग्स के पास नहीं है. Now, what's the real life example? तो Spotify का recommendation system learns a user's taste based on the song pattern.
नाउ फेस रिकॉग्निशन भी इसका एक एग्जांपल है और गूगल ट्रांसलेट भी इसका एक एग्जांपल है. कन्वर्ट टेक्स्ट टू रिप्रेजेंटेशन बिफोर ट्रांसलेटिंग इट इनटू अनदर लैंग्वेज. Now, what kind of problem is best for using representation learning? So, image recognition आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है image recognition पे तो आप representation learning का यूज करोगे. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, स्पीच रिकॉग्निशन में और अनोमली डिटेक्शन में आप यूज करोगे. Now, यहाँ पे एक एनालॉजी है. It's like teaching a robot to understand what makes a cat by looking at picture over and over, so it figure out whiskers, ears on its own without you telling it. तो अब एक ग्राफ देखते हैं एग्जाम्पल. अब मान लो आपके पास ये एक लाइन है, लीनियर लाइन, 1 और 1 यहाँ पे लाइन कर रहा है और ये वाला 7 और 7 मैट्रिक्स लाइन पे लाइन कर रहा है और 10 और 10 मैट्रिक्स भी इस लाइन पे लाइन कर रहा है. पर एक मैट्रिक्स है 5 और 6, वो इस जो लाइन है उस पे लाइन नहीं कर रहा है. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने डेटा पे? ये लाइन पे नहीं लाइन कर रहा है, ये यहाँ पे दूर पे है, लाइन से दूर है. सो इसको हम क्या करेंगे, हम इसका एक प्रोजेक्शन ढूंढेंगे इस लाइन पे ही, ताकि हम इसको जब रिकंस्ट्रक्ट करें तो दोबारा ये यहाँ पे पता चले हमें ये यहाँ था, इस लाइन का पार्ट नहीं था. बेसिकली इस पॉइंट का हम एक रिजेक्शन, एक प्रॉक्सी ढूंढेंगे इस लाइन पे. तो मान लो ये लाइन है XP, ये है X जो ये इस पॉइंट तक जा रहा है जो F और 5 6 है, और यहाँ से जा रहा है X परपेंडिकुलर. So x equal to triangle rule का यूज करेंगे, x equal to xp plus x perf. Now finding a proxy for this point 5, 6, 5, 6 का matrix on the line. So which proxy will be the best for it? तो proxy with less error, जहाँ पे जिस proxy में सबसे कम error है उसको हम चूज करेंगे. यानी हम चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी लाइन पे लाई करता ही पॉइंट, ऐसे भी कर सकता था, पर परपेंडिकुलर लाइन में सबसे कम एरर होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम एरर होता है. परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन, राइट? So therefore the minimum distance from 5, 6 will be perpendicular distance. So now इसको हमने W1 लिया इस लाइन का नाम. Now XP को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CW. So C एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट. Now XP की जगह हम CW रखेंगे यहाँ पे और प्लस X पर. So now नेक्स्ट में आता है, यहाँ पे आप W ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों टर्म्स को. C W ट्रांसपोज X, W ट्रांसपोज CW प्लस W ट्रांसपोज X परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे हमने W ट्रांसपोज WT से मल्टीप्लाई कर दिया सबको. ना आप यहाँ पे ध्यान से देखो. सो C को आप रीअरेंज कर दो, W ट्रांसपोज इंटू W प्लस W ट्रांसपोज X परपेंडिकुलर. यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एक W ट्रांसपोज और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई होता है, जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, तो ये 0 हो जाता है. तो यहाँ से आप C की वैल्यू निकालो. इस इक्वेशन से आप C की वैल्यू निकाल दो. तो C की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है W ट्रांसपोज X डिवाइडेड बाय W ट्रांसपोज इंटू W ट्रांसपोज. अब इस C को आप XP में रख दो. तो C की जगह हम ये रख देंगे, यहाँ पे CW लिया था ना हमने XP को, सो XP C की जगह हम ये रख देंगे और W. तो ये था मेथड XP को निकालने के लिए. नाउ हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जैसे ये मान लो आपके पास X2 है, तो ये XP है, यहाँ से जा रहा है, ये X परपेंडिकुलर, यहाँ पे X1 है और ये जो लाइन है ये X2 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो X1 का प्रोजेक्शन ऑन X2, X1 का प्रोजेक्शन ऑन X2 से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X1 ट्रांसपोज X2 डिवाइडेड बाय X2 का स्क्वायर. क्योंकि W ट्रांसपोज W था डिनोमिनेटर में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं X2 का स्क्वायर. So only worry about the direction. हमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए वरीड होना है, हमें लेंथ इस सब की कोई चिंता नहीं करनी है. That's why हम यूनिट वेक्टर भी यूज करते हैं यहाँ पे. So you have to worry about the direction. You are not worrying about the length, as length can be anything. That's why we take representation such that the magnitude vector is one, that is, it is a unit vector. Now which line should be chosen for better representation? कौन सी lines चूज करनी चाहिए हमें बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए? मैंने आपको पीसीएम में बताया था कौन सा चूज करना चाहिए, जिसका वेरिएंस ज्यादा हो, स्प्रेडनेस आपको ज्यादा मिले. और एक और चीज इसमें ऐड होगी रिप्रेजेंटेशन में, जिसका एरर मिनिमम हो, वो लाइन आपको चूज करनी है.
तो ये मान लो ये L है, L1 है, और ये जो ब्लू लाइन है वो L2 है, और ये X डार्क ब्लू कलर से जो X है वो हमारे डेटा पॉइंट्स है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो X से और ये रेड लाइन पे जो पर्पल लाइन जा रही है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी पिछले ग्राफ में कि एरर कितना है, क्योंकि ये प्रॉक्सी का हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये एरर रिप्रेजेंट कर रही है कि एरर कितना हुआ यहाँ से यहाँ आने में। जितना कम एरर होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। सो हम कौन सी लाइन चूज करेंगे, L1 को हम चूज करेंगे एज अ रिप्रेजेंटेशन, L2 को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर कितना कम है। अगर L2 को लोगे तो इसके लिए आप यहाँ तक जाओगे तो एरर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया। So the purple line is the minimum distance, that is minimum error. We will be taking those representative only where our reconstruction error is minimum or variance is maximum. तो रिकंस्ट्रक्शन एरर जहाँ पे मिनिमम होगा वो उस चीज को हम लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन यानी ये एरर हमने निकाल लिया, जैसे मान लो मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव और कोफिशिएंट करके मेरे पास डेटा है। अब मुझे दोबारा ये ग्राफ बनाना है उस डेटा से जिसको मैंने कंप्रेस किया है, उसको फॉर्म में मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेटिव है मेरे पास और कोफिशिएंट है अलग से, उसको दोबारा मुझे इस ग्राफ में कन्वर्ट करना है। सो रिकंस्ट्रक्शन एरर, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है उस कंप्रेस डेटा से, दोबारा असली वाले डेटा पे जाना है मुझको। तो मैं कैसे करूंगी उसको, जहाँ पे उसके लिए मुझे एरर पता होना चाहिए कि कितना एरर था जब इसको दोबारा किया था। तो उसको दोबारा करेंगे तो एरर बेसिकली दोबारा उसी पॉइंट पे हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये ऐसा सिंपल करके विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि इसे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी कॉन्सेप्ट आसान है। तो ये एक सर ने बताया था, उसको हम देखते हैं। सो फाइंड द लाइन दैट हैज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एरर। ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसकी सबसे कम रिकंस्ट्रक्शन एरर है। तो डेटा सेट हमारा है x1 x2 से लेके xn तक। तो एरर कैसे निकालते हैं, एरर लाइन कॉमा डेटा सेट इक्वल्स टू ये सिग्मा आई 1 से लेके n तक जा रहा है पूरा, और एरर हमारा लाइन कॉमा एक्स आई है। तो एक्स आई क्या था, वो एक्स आई वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स आई। ओके, नाउ लाइन बेसिकली हमें लेंथ निकालनी है, राइट। लेंथ कितनी है, तो लेंथ के लिए हम स्क्वायर लेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू डब्ल्यू। तो हमने देखा था ना पिछले जब मैंने आपको ग्राफ समझाया था, ग्राफ समझाया था यहाँ पे। तो बेसिकली एक्स पर्व क्या है, हमारा एरर है। ये एक्स पर्व हमारा एरर को डिनोट कर रहा है। सो एक्स यहाँ पे करो एक्स माइनस सी डब्ल्यू, हमारा एक्स पर्व यानी एरर हमारा क्या हो गया, एक्स यहाँ ये सी डब्ल्यू यहाँ जाएगा तो एक्स माइनस सी डब्ल्यू हमारा एरर हो गया। और सी डब्ल्यू सी की वैल्यू हमें पता थी, सी की वैल्यू कितनी है, एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये फिर लास्ट में जाके 1 ही हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे सिर्फ ऊपर वाले को। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, उसी का हम यूज करने वाले और निकालने में कि रिकंस्ट्रक्शन एरर किसका कम है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे x माइनस सी डब्ल्यू करना है हमने, और c की वैल्यू क्या लेंगे, x ट्रांसपोज डब्ल्यू, या एक्स आई है बेसिकली। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, अब इसको एक्सपैंड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ w सच दैट द होल स्टफ वैल्यू इज मिनिमम। सो सब हमें w की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी कि जो ये पूरा है वो मिनिमम हो जाए। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे n से। n से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारा just calculation easy हो जाए। So just to make calculation easier, because it doesn't make a difference if we calculate error or average error, so हम average ले रहे हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, हम एवरेज एरर निकालें एरर निकालें, हमें एरर निकालना है बेसिकली, बस एरर निकलना चाहिए। सो हाफ से डिवाइड कर दे रहे हैं हम इसे, इसका 1/n से डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ना अब स्क्वायर है तो दो में डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता ही आपको, एक्स आई से करो, फिर ऐसे करके आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से खोल के ये टर्म्स आ जाएंगे। अब ये दोनों से माइनस में, ये प्लस में, तो ये हट जाएगा। सो बचा आपके पास एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज डब्ल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचा। अब आप ध्यान से देखो तो आप इसको हटा सकते हो इक्वेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको आप हटा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप हटा दो तो आपके पास क्या बचता है, मैं बताती हूँ ये क्यों हटाया, अभी 2 मिनट। 1/n सिग्मा आई 1 से लेके n तक माइनस एक्स आई ट्रांसपोज डब्ल्यू का स्क्वायर। ये हमारा मिनिमम एरर आ गया। माइनस को आप यहाँ आगे भी लगा सकते हो, -1/n सिग्मा फिर एक्स आई ट्रांसपोज डब्ल्यू का स्क्वायर।
तो मैक्सिमम के लिए आप माइनस का साइन हटा दो तो आपको मैक्सिमम एरर मिल जाएगा। और हमने ये कांस्टेंट क्यों निकाला, क्यों हटा दिया, बेसिकली किस वजह से, आप इस ग्राफ में ध्यान से देखो। तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 3 माइनस